जो फैट नहीं लेते, नॉनवेज नहीं खाते, चीनी नहीं खाते, बिल्कुल सात्विक डाइट लेते हैं, घर का बना खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? और फिर ट्राइग्लिसराइड्स खून को गाढ़ा कर देते हैं, थ्रोम्बोजेनिक, तो उसके क्लॉट होने के चांस बढ़ जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड जो है वो 96% बॉडी का फैट ट्राइग्लिसराइड होता है। एक क्या है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है उनमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड की प्रेजेंस में कुछ बॉडी में ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो और स्मॉल, छोटा हो जाता है और डेंस, घटीला हो जाता है। तो क्या ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से फैटी लीवर हो सकता है? यस। तो बड़ा वगैरह वगैरह की डाइट आ रहे हैं कि आप लो कार्ब डाइट, लो फैट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, कीटो डाइट, ये डाइट, वो डाइट, सब बकवास। आपको मैं वर्ल्ड की बेस्ट डाइट बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लेकिन सर, किस इंसान को ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए दवाई खानी चाहिए और किस इंसान को डाइट चेंज करनी चाहिए? हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आज हमारे साथ है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील शर्मा जी, जिनसे हम ट्राइग्लिसराइड के बारे में जानेंगे कि क्या ट्राइग्लिसराइड होता है, क्यों कहा जाता है कि ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा खतरनाक है, और कैसे इसको हम नेचुरली कम कर सकते हैं, कितना दवाइयों से कम होता है और कितना एक्सरसाइज और डाइट से कम होता है, और क्या वजह है बिल्कुल हेल्दी खाना खाने के बाद भी, पूरा परहेज करने के बाद भी ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ रहा है। सर, आपको मेरा प्रणाम और स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। सर, कोलेस्ट्रॉल का लास्ट वीडियो हमने बनाया था, जी, लेकिन आजकल कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को ट्राइग्लिसराइड की होने लगी है। अब सबको पता है कि कोलेस्ट्रॉल फैट है, तो इसलिए फैट खाना छोड़ देते हैं और एक्सरसाइज शुरू करते हैं। लेकिन ये ट्राइग्लिसराइड क्या है और किस तरह ये कोलेस्ट्रॉल से अलग है? नमस्कार। तो आज आपके सामने पहले तो कोलेस्ट्रॉल रखा था, जी। तो आज ट्राइग्लिसराइड रखेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मैं काफ़ी सिंप्लीफाई कर देता हूँ साइंटिफिक फैक्ट्स को, तो उसमें आप उसके शाब्दिक अर्थ पे ना जाइएगा, मर्म को मत छोड़िएगा, ठीक है। तो उसके पीछे जो भी मैं बोलता हूँ, वैज्ञानिक तथ्य जो हैं वो हमेशा साउंड वहाँ होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप इस बात का। जी। तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, जी। कभी कभी मैं ये भी कहता हूँ चोर चोर मुसेरे भाई हाँ जी। हैं। हाँ, तो दोनों जो हैं प्रॉब्लम करते हैं। तो किस किस परिस्थिति में कैसे करते हैं, पहले मैं ये स्पष्ट करता हूँ। तो एक बात तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है जी। और ट्राइग्लिसराइड है और दोनों ज़्यादा हैं, तो बॉडी के केमिस्ट्री में ये एक और एक दो नहीं होते, ये एक और एक चार हो जाते हैं। एक और एक चार हो जाते एक और हैं? एक चार हो जाते हैं। कैसे? देखिए, जो ट्राइग्लिसराइड है जी। उसकी कंपनी में जो कोलेस्ट्रॉल है वो और भी दबंग हो जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड की प्रेजेंस में कुछ बॉडी में ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो और स्मॉल, छोटा हो जाता है और डेंस, घटीला हो जाता है। तो कुछ लिपिड प्रोफाइल में आपने देखा होगा दोस्तों कि वो SDLDL भी देते हैं, स्मॉल डेंस LDL, जी। जिसे कहते हैं कि LDL से ज़्यादा खतरनाक है। तो वो जिन लोगों में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा होता है उनमें LDL स्मॉल डेंस LDL में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्मॉल डेंस LDL, SDLDL, छोटा गठीला LDL जो है, इसके लिए आपकी झिल्ली में से, मैं एंडोथीलियम कहता हूँ ना, एंडोथीलियम की झिल्ली से घुस के दिल की नसों में जमने का काम आसान हो जाता है। तो देखिए कैसे ट्राइग्लिसराइड्स की प्रेजेंस में कोलेस्ट्रॉल और ज़्यादा घातक हो गया। हाँ जी। अच्छा, दूसरा ट्राइग्लिसराइड क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड डायरेक्टली एंडोथीलियम, झिल्ली को कमजोर करता है। तो झिल्ली को कमजोर कर दिया और LDL को स्ट्रांग कर दिया, तो अब वो और घुस गया। तो इस तरह ट्राइग्लिसराइड की प्रेजेंस में जो LDL है वो बादशाह बन जाता है और स्ट्रांग बन जाता है। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड सिर्फ यही नहीं करता, ट्राइग्लिसराइड्स के साथ और भी बड़े पार्टिकल्स होते हैं, हम अपनी भाषा में उसे कहते हैं रेमनेंट पार्टिकल्स, काइलोमाइक्रोन रेमनेंट्स या IDL रेमनेंट्स, ऐसे होते हैं, वो भी अंदर घुसने लगते हैं। तो ये देखा गया है कि एटलीस्ट हम लोगों में साउथ एशियन एंसेस्ट्री में, जेनेटिकली एंड एनवायरमेंटली,
ट्राइग्लिसराइड्स का रोल बढ़ रहा है। तो उसके एक तो मैंने जेनेटिक बताया, हमारा बढ़ रहा है, एनवायरमेंटली बढ़ रहा है। जी। एक क्या है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है उनमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। एक जो क्या है कि जिसमें डायबिटीज़ है या ऐसी लाइफस्टाइल है जो डायबिटीज़ को प्रिडिस्पोज करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, उससे ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। और ट्राइग्लिसराइड इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। तो देखिए कितने ही मैकेनिज्म है। और फिर ट्राइग्लिसराइड खून को गाढ़ा कर देते हैं, थ्रोम्बोजेनिक, तो उसके क्लॉट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अब ये देखा जा रहा है कि हमारे संदर्भ में, इंडिया के संदर्भ में, मॉडर्न लिविंग के संदर्भ में, जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, जो हमारे उसके कारण मेटाबॉलिक चेंजेस हुए हैं, अब ट्राइग्लिसराइड जो है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से भी ज़्यादा अहमियत रखने लगा है हार्ट अटैक होने में। तो कैसे कैसे वो ग्रुप होते हैं वो आगे बताएंगे आप। जी, यानी कि अगर किसी इंसान का कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और उससे ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाए तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है उसकी बॉडी के लिए। सोने पे सुहागा हो जाता है। जी, तो ये तो सर आपने इस तरीके से बताया, लेकिन जब हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल फैट है तो फिर ट्राइग्लिसराइड क्या है? ये भी फैट है। ये भी फैट है? देखिए नेचर ने बॉडी में कई तरह के फैट्स बनाए। और देखिए मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ कि ईश्वर ने या प्रकृति ने या हमारे इवोल्यूशन ने जो भी बनाया है हाँ। वो हमारे फायदे के लिए बनाया है। जी। तो ट्राइग्लिसराइड के रोल्स हैं बॉडी में, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड जो है वो 96% बॉडी का फैट ट्राइग्लिसराइड होता है। अच्छा, हाँ 96 96%। 1 से 2% कोलेस्ट्रॉल है। और बाकी 1 से 2% में आप बाकी सारे फैट मॉलिक्यूल्स डाल लीजिए। फॉस्फोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, स्विंगोमाइलिन्स होते हैं, वगैरह वगैरह, छोटे छोटे कई फैट प्रोटीन कॉम्बोज होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं कॉम्बो पे जाऊं एक बात और क्लियर कर दूं फैट के बारे में जी। कि देखिए आप एक बूंद तेल की लीजिए, उसे पानी में डालिए, वो उसके ऊपर तैरती रहेगी। तो फैट और पानी मिक्स नहीं होते कभी भी। इसी तरह फैट और ब्लड मिक्स नहीं होते। अच्छा, फैट उसके ऊपर तैरता रहेगा? तैरता रहेगा ब्लड में। फैट ब्लड में जा ही नहीं सकता, ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो सकता। जी। तो फैट को किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है। जब वो फैट प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाता है तो वो सॉल्युबल हो जाता है, वो मिक्स कर जाता है ब्लड से, ठीक है जी। तो उसको हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन। लाइपो मैंने फैट और प्रोटीन आप जानते हैं। जी। तो फैट प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा और अब उसका खून में जाना हो गया। तो आप जो एलडीएल कहते हैं शरीर में, आप देखते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया ऐसा, वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। तो वो ऐसा फैट है जिसने प्रोटीन से दोस्ती करी खून में घुलने के लिए। अब देखिए ट्राइग्लिसराइड ने, उसने दूसरा दोस्त बनाया। ट्राइग्लिसराइड ने दोस्ती करी कार्बोहाइड्रेट के साथ। तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो ट्राई कहते हैं तीन, मतलब 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, फैट है के मॉलिक्यूल 3। वो 3 मॉलिक्यूल एक ग्लिसरॉल जो है ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, शुगर से ही ग्लिसरॉल बनता है। तो वो ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन करता है तो वो ट्राइग्लिसराइड हो जाता है। तो जब वो ट्राइग्लिसराइड हो जाता है अब उसका खून में चलना संभव हो गया। मेरे कुछ लोग, भाई लोग, जो जिन्हें बिल्कुल बायोलॉजी का ज्ञान नहीं है बेचारों को, लेकिन वो इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये बता दूं, ट्राई का मतलब होता है अंग्रेजी में 3, ट्राई, संस्कृत में 3 आप बोलते हैं हिंदी में। तो ये ट्राइग्लिसराइड की जो भी मैं लंबी चौड़ी बात कर रहा हूँ फैटी एसिड्स की, या आपकी समझ में ना आए तो 3 बातें ध्यान रखिएगा कि ट्राइग्लिसराइड जो आपके शरीर में आता है ये चीनी, चर्बी और चिकनाई से आता है। जी। तो इस तरह से भी ट्राइग्लिसराइड को याद रखिएगा। ट्राइग्लिसराइड के 3 सोर्स, चीनी, चर्बी, चिकनाई। और ये जो ट्राइग्लिसराइड आपके शरीर में जमा होता है, मैं पूरा उसका इंट्रिकेट मैकेनिज्म बताऊंगा आपको। तो ट्राई से 3 बातें और याद रखिएगा। ये शरीर में आया जब आपने चीनी, चर्बी, चिकनाई ज़्यादा ली जी। और शरीर में चिपका कैसे? जब आपने गाड़ी, कुर्सी, बिस्तर, आपके जीवन में अगर आप ज़्यादातर अपना जीवन
एक वाहन में, गाड़ी में, या कुर्सी पे या सोफे पे या बिस्तर पे गुजारते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं। तो यानी ये लाइफ 3 में यानी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी कम है कम है। तो ये ऐसा होता है। जी लेकिन सर आपने मतलब इसीलिए आपने लास्ट वीडियो में भी कहा था अगर कोलेस्ट्रॉल फैट है तो ट्राइग्लिसराइड चीनी प्लस फैट है। हाँ ये आपने लास्ट वीडियो में हमें बताया था। हाँ, इसलिए कहा ना ग्लिसरॉल जी। प्लस फैटी एसिड, ग्लिसरॉल कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिए ये पहली चीज तो ये है कि अगर ग्लिसरॉल कार्बोहाइड्रेट है, कुछ लोग मेरे मरीज पूछते हैं जी कि सर आप कहते हो फैट बॉडी में एनर्जी के लिए है, ऊर्जा के लिए है, ईंधन है, पेट्रोल है, इसे जलाते हैं तो शरीर में शक्ति आती है। तो यही बात आप ग्लूकोज के लिए भी कहते हो कि ये ऊर्जा है, ईंधन है, स्टोर है, जलाते हो एनर्जी आती है। तो ये क्या चक्कर है जरा समझाइए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ बड़े सीधे शब्दों में। जी आपने टैक्सी ली होगी, यहाँ से मैं हरिद्वार से दिल्ली हाँ जाता हूँ, जी। टैक्सी लेता हूँ, सीएनजी वाली गाड़ी होती है कभी कभी, जी है ना। तो सीएनजी गाड़ी क्या है, उसमें एक सीएनजी का सिलेंडर पड़ा हुआ है जो डिक्की में पड़ा होता है, हाँ जी। और एक पेट्रोल का टैंक भी है। तो सीएनजी पे चल रही है, पर लेकिन जैसे ही सीएनजी खत्म हो बैकअप में पेट्रोल पेट्रोल है। तो 2 एनर्जी के सोर्स रखे हुए उसने। जी अच्छा, ये आजकल हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं, हाँ जी। उनमें एक बैटरी होती है जी और पेट्रोल टैंक होता है। पेट्रोल टैंक है। तो शहर के अंदर वो बैटरी में चलती हैं, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो पेट्रोल से चलने लगती हैं। रात को जाकर के वो फिर वो बैटरी जो है वो चार्ज भी होती रहती है पेट्रोल से जब गाड़ी चलती है। तो 2 सोर्स हो गए, एक बैकअप सोर्स हो गया। ये हमारा कंप्यूटर पड़ा है, ये बिजली से चलता है, लेकिन इसके पीछे एक बैकअप बैटरी है आजकल जिसको इंडिया में इन्वर्टर कहते हैं। जी तो इन्वर्टर लगा हुआ है, जैसे ही बिजली जाती है इन्वर्टर शुरू हो जाता है, कंप्यूटर ऑफ नहीं होता। जी तो इसी तरह बॉडी ने एक सेफ्टी मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि एक तो रेडीमेड एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, शुगर, और एक स्टोर एनर्जी के लिए आपने बना लिया ट्राइग्लिसराइड। जी प्रॉब्लम क्या है कि स्टोरेज मैकेनिज्म हमारे पास ग्लूकोज के और ट्राइग्लिसराइड के अलग अलग है। अलग अलग है। ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में लिवर में जाता है, और लिवर की कैपेसिटी है कि वो 48 घंटे का 2 डेज की एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो जो लिवर का इन्वर्टर है वो 2 दिन चलता है, उसके बाद एनर्जी खत्म। अब देखिए आपको याद हो जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, महात्मा गांधी 10-10 दिन 15-15 दिन फास्ट करते थे, कोई बहुत मोटे भी नहीं थे, तो कैसे एनर्जी लेते थे वो भाई? 2 दिन तो ग्लाइकोजन चलता था जी लिवर का, वो निकल गया, उसके बाद बॉडी फैट को वो निकालते थे ट्राइग्लिसराइड्स को, तो वो स्टोर्ड फैट्स। ये आप कई दिनों तक कर सकते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। अब 20 दिन भी अगर आप फास्ट करें तो मृत्यु नहीं होती, क्योंकि एनर्जी का सोर्स वो आप ट्राइग्लिसराइड्स को मोबिलाइज करने लगते हो। तो जिस तरह लिवर कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना के लिवर में स्टोर करता है, वैसे ही वो ट्राइग्लिसराइड को फैट बना करके बॉडी में जनरली ट्रंक के अराउंड या पेट के अंदर या बॉडी ऑर्गन्स के अराउंड या सब जगह शरीर में स्टोर करता है। तो ये एक स्टोरेज मॉलिक्यूल है जो एनर्जी देता है। ये बुरे वक्तों में काम आने की चीज़ है। इवोल्यूशनरी वाइज ये हमारे सिस्टम में इसलिए बने कि भाई देखो हम हंटर गैदरर से कभी शिकार मिला कभी नहीं मिला, जी तो जब शिकार नहीं मिला 3-3 दिन तो आज 4-4 दिन तो आदमी कैसे चले। तो इसलिए हमारी बायोलॉजी ने ये इवॉल्व किया 2 मैकेनिज्म, एक तो इमीडिएट जो कार्बोहाइड्रेट से आ गया और एक ये स्टोरेज मैकेनिज्म जो ट्राइग्लिसराइड से आ गया। जी अब प्रॉब्लम क्या होगी भाइयों? प्रॉब्लम ये हो गई कि मॉडर्न लिविंग में बुरा दिन तो आता ही नहीं है। हम तो पहले तो हमारे हंटर गैदरर्स को 4 दिन में एक शिकार मिलता था, हम 1 दिन में 5 बार खाते हैं। तो ग्लूकोज सोर्स हमारा कंटिन्यूस चलता ही रहता है। तो हमने कभी ट्राइग्लिसराइड को तो खाया ही नहीं, कंज्यूम ही नहीं किया, वो बढ़ते जाते हैं, स्टोर होते जाते हैं, फैट होते जाते हैं। सर ये तो आपने हमें बता दिया कि कितना जरूरी है, कैसे काम करता है और क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में और क्या प्रॉब्लम ट्राइग्लिसराइड क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो क्या ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से फैटी लीवर हो सकता है? यस, देखिए ट्राइग्लिसराइड्स का सीधा सीधा संबंध है फैटी लिवर से। जी तो आपको मैं एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। तो उससे पहले माफ़ी चाहता हूँ, आप में से कुछ लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होंगे और कुछ एनिमल लवर्स होंगे जिनको सुन के एग्जाम्पल थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है एक्सप्लेन करने के लिए। जी देखिए फ्रांस में जो है एक डेलिकेसी है, उसे कहते हैं फोई ग्रा। जी सिंपल लैंग्वेज में फ्रेंच में अगर फोई मैंने
जो है फैटी और ग्राम यानी लिवर। लीवर, ये वो लोग खाते हैं, तो फैटी लीवर खाते हैं। फैटी लिवर खाते हैं। ये एक डेलिकेसी मानी जाती है। आप कभी फ्रांस में जाइए, पेरिस जाइए, शॉन्जलीजे जाइए, किसी हाई एंड रेस्टोरेंट में जाइए, तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव डिश है, अच्छा, फैटी लीवर। फैटी लिवर। तो ये फैटी लिवर किसका होता है? ये डक का, बत्तख का, बत्तख का फैटी लिवर होता है। तो कैसे बनाते हैं वो? देखिए, एक बत्तख को लेते हैं वो, और उसको खूब सारा मेज जिसे कहते हैं मक्का मक्का। का बना करके, और उसमें खूब सारा ऑयल और फैट डालते हैं, और वो उसको एक ट्यूब से डालते हैं, इसे कहते हैं गवाज ट्यूब। उसके मुंह से लेकर एक ट्यूब डाल दी, और ट्यूब में से सुबह शाम वो ऑयली शुगरी मक्का और तेल का सेवन दे रहे हैं, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। जी। 12 दिन का साइकिल होता है, ऐसे ऐसे करके 3-4 साइकिल करते हैं। तो 105 दिन में वो जो बत्तख होती है उसका साइज 6 गुना हो जाता है, और उसका लिवर जो होता है, एक नॉर्मल बत्तख का लिवर 50 ग्राम का होता है। जी। 105 दिन में वो लिवर जो है 300 मिलीग्राम का हो जाता, 300 ग्राम का हो जाता है, 6 गुना। ये उनका क्राइटेरिया है। अगर जी। 300 ग्राम नहीं होता तो वो बत्तख को नहीं मारते हैं। और 105 दिन से ज्यादा क्यों नहीं लेके जाते, पूछो? हाँ, मतलब वो भी है कि 105 दिन में ही क्यों? क्योंकि 105 दिन तक तो फैटी लिवर बन रहा है। जी। उसके बाद आप लोग जाते हैं ना डॉक्टरों से, स्कैन कराते हैं कि सर आप फाइब्रो स्कैन करो, आपकी फाइब्रोसिस हो गई। उसके बाद लिवर में फाइब्रोसिस और सिरोसिस होने लगती है, तो इतना टेस्टी नहीं रह जाता लिवर, वो हार्ड हो जाता है। तो देखिए, बात मैं मुद्दे की ये कर रहा हूँ कि अगर आप सुबह शाम चीनी और चर्बी का सेवन करते रहें दिन में 2 बार, 105 दिन में जो लिवर 50 ग्राम से 300 का 6 गुना हो गया, तो आपका लिवर जो है वो 1.5 गुना हो गया। अगर आपने 3-4 महीने ज़्यादा खाना खाया तो कोई आश्चर्य की बात तो नहीं हुई ना। ऐसे ही तो वो फोई ग्रा की डक को जो है वो बनाया जाता है। लेकिन सर, इसमें ये भी है ना कि यहाँ पे कई फैक्टर्स भी मैटर करते हैं लीवर को फैटी करने के लिए। अगर 2 इंसान है, एक इंसान जो आपने बताया सेम वही चीजें खा रहा है, वो शुगर भी खा रहा है, वो तेल भी खा रहा है, वो फैट भी खा रहा है, वो चीनी भी, मतलब सब कुछ वो खा रहा है, लेकिन उसके बाद वो प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा है, प्रॉपर फिजिकल वर्क कर रहा है, सारी कैलोरीज को बर्न कर रहा है। और दूसरा इंसान है जो फैट भी लेता है और ज्यादा चीनी भी खाता है, लेकिन अपनी कैलोरीज को बर्न नहीं करता है। उसका ज्यादातर समय बिस्तर पर, गाड़ी पर और चेयर पर बीतता है। तो उसको फैटी लिवर होने के ज्यादा चांस है, या उस इंसान को जो फिजिकल वर्क करता है? तो इसका आंसर तो ऑलरेडी ऑब्वियस है, आपको पता ही है, जो आपने जिस तरह से आपने क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो देखिए, ये मैंने कहा एनर्जी का सोर्स है। जी। कुछ यहाँ एक एनालॉजी दूंगा पैसे की, ठीक है? पैसा क्या, देखिए आप कमाते हैं खर्च करने के लिए, जी। ठीक है? जो नहीं खर्च होता उसका फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, आप रोक लेते हैं, भाई हाँ जी। बुरे वक्त में काम आएगा, है ना? तो इसीलिए इसी तरह कुछ कहानी जो है वो ट्राइग्लिसराइड की है। तो जो तो आपने खर्च कर दिया वो तो चला गया, जो खर्च नहीं किया उसको जमा करना पड़ेगा, वो जमा खाते में चला जाता है, और वही आपका जो है फैट डिपॉजिट होता है। अब वो फैट इंटरनल विसरा में डिपॉजिट होता है, और वो लिवर में जो डिपॉजिट होता है तो उसको फैटी लिवर कर देता है। और अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की वजह से फैटी लिवर हो गया, तो क्या वो फैटी लिवर बाद में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, या कहे कि ट्राइग्लिसराइड की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है? तो ये भी बड़ी ऑब्वियस सी बात है। देखिए, अगर आपकी प्लेट में जो आप खा रहे हैं जी। खूब चीनी, खूब चर्बी, खूब चिकनाई, वो अंदर गई, वो आंतों में गई, आंतों से चीनी, चर्बी, चिकनाई कहाँ जाएगी? सारा कुछ जो आप एब्जॉर्ब करते हैं, पहले उसको लिवर गेटकीपर है आपका, वहाँ जाना पड़ता है। जी। वो लिवर जो है वो आपकी मास्टर फैक्ट्री है, आपका मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है, जी। आपका मास्टर मेटाबॉलिक फैक्टर है, जो एक को दूसरे में कन्वर्ट कर देता है। शुगर को फैट बना देगा, फैट को शुगर बना देगा, प्रोटीन का फैट बना देगा। वो सारे इसे कहते हैं इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म। वो जिसे जिसे चढ़ा जाए कन्वर्ट करके कर सकता है सीईओ। वो उससे परमिशन लिए बगैर बॉडी में एंटर नहीं होता है। तो वो, लेकिन उसकी भी प्रॉब्लम है कि आपने अगर इतना ज़्यादा ले लिया जिसे लीवर हैंडल ना कर पाए तो वो फैटी लीवर हो जाता है। तो देखिए, मुंह से चला आंत में, आंत से चला लिवर में। अब देखिए, ये 8 इंची तो रह गया, लिवर से चल के नसों में डिपॉजिट होना कोई बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है। वही फैट, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल जो लिवर में डिपॉजिट होता है, वही फिर आकर के हार्ट अटैक का कारण बनता है। हार्ट अटैक का। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो फैट नहीं लेते, नॉनवेज नहीं खाते, चीनी नहीं खाते, बिल्कुल सात्विक डाइट लेते हैं, घर का बना खाते हैं,
लेकिन फिर भी उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, तो देखिए, ये हम सब मेटाबॉलिकली अलग अलग होते हैं। देखिए, एक दिलचस्प बात बताता हूँ। मैंने यहाँ हरिद्वार में 3 साल से हूँ, मैं यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ। जी तो मैंने काफ़ी सीखा, मैंने बहुत चीज़ें सीखी। तो एक हमारे मेडिकल में 2 टर्म यूज़ करते हैं, जी। उसे कहते हैं MHO, MHO। और दूसरी कहते हैं टोफी, TOFI। जी तो MHO किसको कहते हैं? कहते हैं मेटाबॉलिकली हेल्थी ओबीस। ये आदमी ऊपर से नीचे तक बड़ा मोटा लगता है, लेकिन अंदर उसके जो मैकेनिज्म है, लिवर में कोई फैट नहीं है, आर्टरीज में कोई फैट नहीं है, उसमें कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, उसकी बॉडी में कहीं पे भी फैट डिपोजिशन नहीं है विसरा में। तो ये हो गया मेटाबॉलिकली हेल्थी ओबीस। अच्छा, दूसरा सब ग्रुप हमने देखा टोफी। टोफी क्या होता है? दे आर थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड। बाहर से तो पतले लगते हैं, लेकिन अंदर उनके विसरा में सारा फैट जमा हुआ। तो ये एक जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होता है, ये अपना अपना मेटाबॉलिज्म की कैपेसिटी होती है, ये हर एक का अलग अलग होता है। लेकिन किसमें क्या है, ये हो जाने के बाद इट्स एन आफ्टर इफेक्ट नज़र आता है। जी। तो जब नज़र आ जाए तो इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर मैं थोड़ा खा करके भी मोटा हो रहा हूँ तो मेरे लिए थोड़ा भी बहुत है। थोड़ा भी बहुत है। ऐसा हो सकता है कि मैं खा ज़्यादा रहा हूँ, खर्च कम कर रहा हूँ, या खा कम रहा हूँ लेकिन एक्टिव नहीं हूँ इसलिए बढ़ रहा है। तो इसको ध्यान में रखना पड़ता है। अच्छा, तीसरी एक और दिलचस्प बात, इसी एक्सपीरियंस की बात की तो मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ दिन में तीन चार हार्ट अटैक के पेशेंट तो आते ही हैं हमारे रामाकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में, और लगभग हर मरीज से मेरा किसी न किसी तरह से कंसल्टेशन वार्तालाप हो ही जाता है। तो ज़्यादातर वो लोग जो मैं आजकल देख रहा हूँ जो 20 से 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक वाले आ रहे हैं, ऐसे बहुत आते हैं रोज। तो ज्यादातर 20 से 35 साल वालों को ऐसे बहुत आते हैं, केसेस बढ़ रहे हर हैं। तरह के आ रहे हैं, लेकिन इसमें इनके केसों में अफजाई है, ये बढ़ रहे हैं। उनमें एक यूनिक चीज मैं क्या देखता हूँ, वो सब पतले होते हैं, वो मोटे नहीं होते हैं। मतलब आपके पास जो हार्ट अटैक के केसेस ज्यादातर आ रहे हैं वो पतले लोग हैं। 80% जो यंग की बात कर रहा हूँ जी। यंग 20 to 35 एज ग्रुप के जो 85% पेशेंट, 80% मरीज हैं वो पतले हैं बाहर से, लेकिन वो टोफी हैं। अच्छा, मतलब थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड। फैट इनसाइड। उनमें लिपिड एब्नॉर्मेलिटीज हैं, उनका या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, उनके आईडीएल ज़्यादा होगा, उनका एचडीएल कम होगा, ठीक है, उनका लाइपोप्रोटीन बी बढ़ा हुआ होगा, उनका एपोलाइपोप्रोटीन ए बढ़ा हुआ होगा। तो ये किसी ना किसी तरह की एक एथेरोजेनिक डिस्लिपिडीमिया उनके अंदर है, जो कि अदर देन कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो ये भी मैंने ऑब्जर्व किया बहुत ज़्यादा यहाँ पर, जो बढ़ रहा है अभी। अब उसके इन्फ्लुएंसेस साइकोसोशल भी हैं, उसके इन्फ्लुएंसेस लाइफस्टाइल भी हैं, उसके इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो आपके एनवायरमेंटल भी हैं। तो इसी तरह इन मरीजों को ऐसे बात करते हुए, मेरे पास तो बहुत समय होता है, जितनी मर्जी बात कर लो, मेरा कोई बॉस तो है नहीं, जी। है ना। तो उनसे पूछता हूँ, बात करता हूँ, उनकी मनस्थितियों में, परिस्थितियों में मैं जाता हूँ, क्योंकि देखिए लाइफस्टाइल में ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसी संदर्भ में 2 बातें आपको और बताऊँगा मनस्थिति और परिस्थिति से। तो हमेशा मैं अपने वीडियोस में लेक्चर देता हूँ, देखिए चीनी चर्बी चिकनाई कम खाइए, ये कुर्सी बिस्तर सोफ़ा कम छोड़िए, गाड़ी छोड़िए, ये सब करता हूँ। लेकिन 2 ग्रुप मैंने ऐसे देखे जो ये या तो नहीं कर पाते हैं, या ये करने के बावजूद भी उनके ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, फैट कम नहीं होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैंने करी है, तो इसको कैसे डील करना है मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मेरे पास आती हैं बहनें हैं, माताएं, वो 50, 60, 70 साल की होंगी, लेकिन एकदम से डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हुआ, 3-4 महीने से पहले मैं बिल्कुल ठीक थी, अब मेरा 30 किलो, 25 किलो, 40 किलो वजन एकदम पिछले 6 महीने बढ़ गई। अच्छा, उनको मैंने हर तरह से डाला, भाई ये डाइट लो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको मैंने देखा कि वो एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वजन बढ़ गया है, घुटनों में आर्थराइटिस हो गई है, चल नहीं पाती हैं। तो मुझे लगा भाई मैं जो पढ़ के आया हूँ वेस्ट से कि डाइट को कम कर दो, एक्टिविटी को बढ़ा दो, सिंपल फार्मूला है, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल गिर जाएंगे, वो पतले हो जाएंगे, वो नहीं हुए।
तो मैंने उनसे बैठ करके डिटेल में बातें करनी शुरू की। जैसे कल ही एक लेडी आई थी जिससे मैंने अभी शुरू किया है प्रोग्राम। तो मैंने, बहन जी ऐसा ऐसा कुछ तो हुआ होगा 4 महीने पहले, तो रोने लगी। उसकी 25 साल की जवान लड़की 4 महीने पहले चली गई। जी। तो उसको सदमा लगा। अब वो ना तो घर से बाहर जाती है, ना किसी से बात करती है, ना उसे अपने सुध-बुध है, ना वो अपना खाना देख सकती है, ना एक्टिविटी देख सकती है, दिन भर बैठी रहती है, रोती रहती है। तो इतना ज़्यादा जिसमें स्ट्रेस हो जाता है, उसका सोचिए एपिनेफ्रिन लेवल कहाँ होगा, नॉर एपिनेफ्रिन कहाँ होगा, कॉर्टिजोल कहाँ होंगे, IL-1 कहाँ होगा, IL-6 कहाँ होगा, TNF अल्फा कहाँ होगा। ये सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, मेटाबॉलिक मार्कर्स, हार्मोनल मार्कर्स इतने बड़े हुए हैं, आप कुछ भी कर लो डाइट के साथ, कुछ भी कर लो एक्टिविटी के साथ, वो नहीं जाएगा। जी। तो इस ग्रुप में उसका मोटापा, उसकी ट्राइग्लिसराइड्स, उसकी मनस्थिति से है। उसकी लाइफस्टाइल में मनस्थिति का बहुत ज़्यादा रोल है। तो जब तक आप उसका डिप्रेशन, उसका शोक, उसकी चिंता, उसका भय वो ख़त्म नहीं करेंगे, ये आगे गाड़ी बढ़ेगी ही नहीं। तो चाहे आपको उसमें एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस, एंटी डायबिटीज़ मेडिकेशंस, काउंसलिंग, आपको देखना पड़ेगा ऐसी क्या चीज़ थी माता जी जो आपको खुश करती थी कभी जीवन में, उसको बढ़ाइए। जैसे इनको मैंने देखा, इनको ग्रैंड चिल्ड्रन अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा इनकी बेटी से बोला, भैया देखो 2 महीने की छुट्टियों बच्चों को लेके हरिद्वार आ जाओ, दिल्ली से, गुड़गांव से, तो इनकी माँ के साथ रहो, तो बच्चों से माँ खुश रहती है, 2 महीने मन बहला रहता है। जैसे एक तरीका ये है। दूसरा बोली मेरा ईश्वर में, धर्म में बहुत है, तो मैंने कहा भाई दिन में 3 बार मंदिर जाओ, घर में मत लो ना ईश्वर का नाम, मंदिर जाके लो, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी, मन भी बहल जाएगा, सत्संग भी हो जाएगा। सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि कैसे स्ट्रेस और माइंड का इतना ज़्यादा रोल है कि हमारी जो एल्गोरिदम है, हम लोग सब अपना बना के बैठ गए हैं कि इसको कम कर दो, इसको बढ़ा दो, डाइट को कम कर दो, एक्टिविटी को बढ़ा दो। इतना आसान नहीं है। दूसरी एग्जाम्पल है ये, मैंने बताया ना आपको, यंग आदमियों की जो बेचारे जिनको हार्ट अटैक हो जाता है, तो इनसे भी मैंने पूछा भाई आपका ब्लड प्रेशर 240 है, आप आए मेरे पास हार्ट अटैक करके, तो ये क्या है आप बताइए अपनी दिनचर्या। हर एक की मैं दिनचर्या पूछता हूँ सुबह सोने से रात तक। तो बैंक में काम करता। मैं भाई बैंक में काम, हमें तो ये मालूम था अमेरिका में 9 to 5 जॉब होती है, सुबह 9 बजे जाओ, 5 बजे अपना ताला लगाया आ गए, फिर आप घर पे हैं, सब जो करिए। बोले सर ऐसा नहीं है, बैंक की 5 में जॉब खत्म होती है, 5:30-6 तक क्लाइंट आते रहते हैं, उनको निपटाने में 7 बज जाते हैं, फिर मैनेजर कहता है ये और ये और करना है, आते आते 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं रात को। कोई 9 to 5 जॉब नहीं है। तो मैंने कहा उसको बोलो तुम। बोला सर आप ये रहने दो, उसको बोलूंगा ना कि मेरी 9 to 5 कर देखेगा, भैया तू जा, तेरी जॉब लेने के लिए 10,000 और खड़े हुए। ये एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है। तो उसकी मजबूरी क्या है, वो बेचारा सुबह उठता है, अपना मोटरसाइकिल को किक मारता है और भागता है बैंक की तरफ, रात 10 बजे पहुंचता है, घर वालों से थोड़ी बात करी, खाना खाया, 11 बज गए। तो उसके जीवन में उसकी परिस्थिति ऐसी है कि वो चाहकर भी लाइफस्टाइल को चेंज करना नहीं चाहता। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ, जो आप सुन रहे हैं, वो भी सुनते हैं, उन्हें मालूम है, लेकिन समय कहाँ। तो ये मजबूरियां हैं कुछ इनके बारे में। अब इसका मेरे पास आंसर नहीं है। हाँ जी। मतलब इससे मैं ये भी समझा हूं कि जैसे लोगों को लगता है कोई इंसान अगर मोटा दिख रहा है तो वो अनहेल्दी है, और कोई स्लिम ट्रिम और फिट दिख रहा है तो जरूरी नहीं है वो फिट ही हो। हाँ, कई मोटे दिखने वाले लोग स्लिम और ट्रिम दिखने वाले लोगों से ज्यादा हेल्दी भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर अगर जैसे स्ट्रेस बहुत है आजकल, हर इंसान को स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस का लेवल अलग अलग है। क्या स्ट्रेस की वजह से हमारी ब्लड रिपोर्ट्स खराब हो सकती है? बिल्कुल। स्ट्रेस जो है, देखिए मैं अपने हार्ट के वीडियो में भी कई बार बोलता हूँ, मैं इंटर हार्ट स्टडी को बहुत कोट करता हूँ, जो कि इंटरनेशनल स्टडी थी हार्ट के बारे में। उसमें मैं बताता हूँ आपको कि डायबिटीज से भी ऊपर जी। साइकोसोशल स्ट्रेस था। स्ट्रेस जो था 30% कंट्रीब्यूट करता था उस स्टडी में। 9 रिस्क फैक्टर्स उन्होंने जो आइडेंटिफाई करे थे, उसमें स्ट्रेस का कंपोनेंट 30% का था। डायबिटीज सिर्फ 10 से 15% थी। स्ट्रेस उसमें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से भी ऊपर था, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड से नीचे था। तो स्ट्रेस मल्टीपल मैकेनिज्म से बॉडी में प्रॉब्लम करता है।
मैंने अभी आपको बताया स्ट्रेस से केमिकल्स निकलते हैं, स्ट्रेस से सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, स्ट्रेस से पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम होती है जो प्रोटेक्टिव है, स्ट्रेस से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ते हैं, उससे एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, फिर स्ट्रेस से इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायबिटीज़ हो जाती है, स्ट्रेस से एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, और उससे सिंपैथेटिक ओवरड्राइव होती है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। अब देखिए स्ट्रेस से ही जो है लिवर पे फर्क पड़ता है, सारे मेटाबॉलिक पैथवेज जो हैं, लाइपोप्रोटीन लाइपेस एक्टिविटी डिमिनिश हो जाती है, लाइपोजेनेसिस बढ़ जाती है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन से, तो उससे ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए। तो देखिए स्ट्रेस से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, स्ट्रेस से ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर हो गया, स्ट्रेस से डायबिटीज़ हो गई, स्ट्रेस से हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रेस से स्ट्रोक हो गया, स्ट्रेस से कैंसर हो गया। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। और अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो इन सबको कंट्रोल करना थोड़ा इजी हो जाता है। ऐसा देखिए, जो आप ये ध्यान रखिएगा, जितनी भी हमारी स्टडीज़ हैं उसमें पॉजिटिव कोरिलेशन तो एस्टेब्लिश्ड है। जी। पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स कि जिनको स्ट्रेस ज़्यादा होता है उनको ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये हो गया, ये सब एस्टेब्लिश्ड है। एस्टेब्लिश करने के बाद जहाँ हमारा विज्ञान ने थोड़ी चीटिंग करी है मेरे विचार से, वो ये है कि भैया आपने बता तो दिया, अब स्टडीज़ करो लॉन्ग टर्म कि ये कम करके आपने हार्ट अटैक कम किया, ये कम करके आपने स्ट्रोक कम किया, ये कम करके आपने कैंसर कम किया। ऐसी लॉन्ग टर्म स्टडीज़ नहीं हैं, रैंडमाइज प्रॉपर स्टडीज़ होती हैं। उसके दो कारण हैं। मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ, हमें मेडिकल स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया जाता है कि भैया ये मरीज आया है, इसको स्ट्रेस है, आप इसको हैंडल करो। हमें मालूम ही नहीं है। फ्रैंकली डॉक्टर खुद स्ट्रेस में है। 25% डॉक्टर अपना ही स्ट्रेस नहीं कंट्रोल कर सकते, किसी का क्या करें। तो मैंने एक स्टडी भी कोट करी थी पिछले वीडियो में कि अमेरिका में करी गई थी कि ये जितनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं 80% के पीछे साइको सोशल कंपोनेंट होता है, स्ट्रेस का कंपोनेंट होता है। लेकिन सिर्फ 3% डॉक्टर हैं अमेरिका में जो मरीज से पूछते हैं भाई तुम्हें कोई स्ट्रेस तो नहीं है, बस 3%। 97% नहीं पूछते। क्यों? कि अगर पूछ लिया, उसने कहा मुझे स्ट्रेस है, तो डॉक्टर क्या बताएगा? हमें कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। शायद खुद स्ट्रेस में आ जाए डॉक्टर। हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ही नहीं है कि फिर उस स्ट्रेस को कैसे डील करना है, उसके साथ बैठ करके कैसे काउंसलिंग करनी है। हमें काउंसलिंग नहीं पढ़ाई जाती, हमें स्ट्रेस से डील करना नहीं पढ़ाया जाता। हमें यही नहीं मालूम उसे क्या बताना, हमें यही नहीं मालूम खुद को क्या बताना। सर मेरा एक फ्रेंड है, उसका ट्राइग्लिसराइड 200 से ज्यादा आया था, लेकिन वो डांस करता है, तो उस डांस में ही उसका फिजिकल वर्क हो जाता है, जो बॉडी के मूवमेंट्स हैं वो सारे हो जाते हैं। और इसके अलावा वो जो आपने बताया था ना, फैट, चीनी, उसका वो कम खाता है, और अल्कोहल तो वो पीता ही नहीं है, नॉनवेज भी नहीं खाता है, फिर भी उसका ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ा? हाँ, तो आपको पहले मैं ये बता दूं कि देखिए, एक तो हमने डाइटरी फैक्टर्स बता दिया आपको। डाइट से, पुअर डाइट से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, ये एस्टैब्लिश्ड है। मैंने कहा एक्टिविटी, जो लोग इनएक्टिव होते हैं, जैसे मैंने बताया ना वो वाला सिंड्रोम जो है, गाड़ी, कुर्सी, बिस्तर, उनमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कुछ हैबिट्स रिलेटेड, स्मोकिंग से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, अल्कोहल से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया साइकोसोशल स्ट्रेस से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। उसके बाद कुछ बॉडीली कंडीशंस होती हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, थायराइड डिजीज़ में ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं। इसके अलावा अभी एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए, एक इस पे भी एक मेरा वीडियो बनाऊंगा, अभी मैंने रिसर्च शुरू करी है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हमारे यहाँ आ गए, जैसे थैलेट्स हैं, ये प्लास्टिक से जो निकलते हैं। अभी मैं देख रहा था, जैसे येलो डाई, रेड डाई, ये प्लास्टिक को कलर करने के लिए डाइज बनी है। तो येलो डाई देखिए बिल्कुल हल्दी से लगती है, हाँ जी, और वो आजकल मिलाई जाती है, कंटेमिनेशन। इस तरह रेड डाई है, कॉन्गो रेड है एक, वो डाई मिलाई जाती है रेड चिली में।
तो ये जितनी भी हैं आपके, ये सारी की सारी बॉडी में जाकर के सीधा सीधा आपके जो एंजाइमेटिक प्रोटीन्स हैं उनको डीनेचर करती हैं। जब वो डीनेचर करती हैं तो आपके शरीर के काफ़ी मेटाबॉलिक पाथवेज डिसरप्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअली इनको जो है एंडोक्रीन डिसरप्टर्स कहा जाता है। आजकल जो थायराइड कम हो जाती है, एंडोक्रीन प्रॉब्लम हो जाती हैं, उसमें बहुत बड़ा कंपोनेंट इसका है, इस पे हमारे यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है। वो ये जो डिसरप्टर्स हैं, ये कंपाउंड्स जो मैंने आपको बताया है, जो आर्टिफिशियली कलरिंग एजेंट्स होते हैं, जिनसे आप जो है येलो, हर येलो मिठाई में वो डाई डाली जाती है, हाँ। ठीक है, और हर लाल चीज़ में वो मिठाई वो डाली जाती है। इसी तरह एक पर्पल भी आती है। तो ये जितनी भी हैं ये एंडोक्रीन डिसरप्टर्स हैं, ये जाकर के बॉडी में ये प्री कार्सिनोजेनिक है, हमको कैंसर को प्रीडिस्पोज कर रही हैं। तो ये भी एक फैक्टर है मतलब एनवायरनमेंट का। मार्केट में जितनी मिठाइयाँ आ रही हैं, जितने जूसेस, आइसक्रीम, मसाले, इन सब में ये कलर डाले जा रहे हैं। सारे और क्योंकि मार्केट में जितने भी ये जूसेस मिल रहे हैं उसमें वो आर्टिफिशियली कलर डाल के बनाते हैं। और सारे आजकल तो मार्केट में ये भी हो गया कि आप रेट, अगर आप प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं तो रेस्टोरेंट वाले भी अपने खाने में कलर मिला रहे हैं। मैं बड़ी सिंपल सी बात बताऊंगा, आप कोई भी घर में जूस बनाइए, चाहे अनार का बनाइए, संतरे का बनाइए, मैंगो का बनाइए, एप्पल का बनाइए, उसको एक गिलास में बनाइए और रख दीजिए। और फिर आप बाजार से जूस लेके आते हैं उसको एक गिलास में रखिए और दोनों के कलर को कंपैरिजन करिए। दोनों का अलग होगा। उनका रंग अलग है। उनका उनका येलो बहुत येलो है, उनका मैंगो जूस तो बहुत येलो होता है, उनका अनार का जूस तो बिल्कुल रेड होता है। आपका अनार का जूस तो रेड नहीं होता, आप भी अनार का घर में जूस बनाते हैं। जी, क्यों? मिलावट है। मिलावट है। तो इसका मतलब ये कारण है कि अगर हम कितनी भी अच्छी सात्विक डाइट ले रहे हैं और साथ में हम चीनी भी नहीं खा रहे, फैट भी नहीं खा रहे, फल सब्जियां खूब खाते हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि जो हम सात्विक डाइट ले रहे हैं उसमें एडल्ट्रेशन कितना है और कितना नहीं है। अगर ज्यादा लेवल पे उसमें केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब होंगे, कलर्स होंगे, तो वो भी फिर हमें बीमारियां दे सकता है, जो आजकल सबसे बड़ा कारण बन रहा है खासकर कि भारत में, क्योंकि यहाँ पे एडल्ट्रेशन बहुत बड़े लेवल पे अब हो रहा है। जैसे पनीर पकड़ा जाता है, मावा पकड़ा जाता है, ऐसी बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स पकड़े जाते हैं। तो उसका ध्यान अगर रखेंगे तो पॉसिबल है हम ट्राइग्लिसराइड या और भी हेल्थ इशू को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए, आप कहेंगे सब मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो भाई वो डॉक्टर शर्मा ने कहा था ये रंगीन है, तो कोई रंगीन मिठाई नहीं लाए, हम सिर्फ सफ़ेद मिठाई लाए। जी। अरे भाई, सफ़ेद मिठाई में भी तो चाक है, टैल्कम पाउडर है, बाइकार्ब है, क्या कहते हैं, और वाइट चीज़ क्या मिला, हाँ यूरिया, यूरिया मिला। यूरिया मिलाते हैं, तो उससे और वाइट हो जाता है। तो इसीलिए उनका दूध जो है और वाइट होता है। तो दूध में ये केमिकल्स मिलाएं तो दूध का टेस्ट भी एनहेंस हो जाता है, वाइट भी हो जाता है। सर, इस डेयरी का दूध जो है वो तो गाय के दूध से भी ज़्यादा टेस्टी बहुत है, ठीक है, अच्छी मलाई लगती अच्छी है। मलाई लगती है। तो ये कारण भी है। लेकिन सर अब हम आते हैं कैसे ट्राइग्लिसराइड को नेचुरली हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप बताइए, डाइट में ऐसा क्या शामिल किया जाए, एक इंसान डेली क्या खाए कि उसका ट्राइग्लिसराइड नेचुरली कंट्रोल हो जाए, या इसको दूसरे तरीके से मैं पूछूं, डाइट चेंज करने से ट्राइग्लिसराइड कितने % गिर सकता है? तो देखिए, डाइट पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। मैंने आपसे कहा था हाँ कि जी। काफ़ी पिछले वीडियो में भाइयों आप लोगों ने एक कमेंट किए थे कि इस डाइट के बारे में बताता नहीं है कुछ, अपने मरीजों के साथ क्या करता है पूरे जी। प्रोग्राम में वो बताते नहीं हैं। आप हमें सब बताइए। तो एक खुल के पूरा 1 घंटे का डाइट का वीडियो आ रहा है हाँ जी। आपके साथ। मैंने हाँ, वो आपसे कहा इसी ना, महीने में बना इसी लेंगे। महीने हम बनाएंगे। तो उसके कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। जी। आज मैं सिर्फ 3 बातें आपको बताऊँगा डाइट जी। के बारे में, ठीक है। पहली बात ये है कि मैं आज आपको पहली बार इस वीडियो पे क्लेम कर रहा हूँ आपके सामने कि दुनिया की बेस्ट डाइट क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी। तो ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ल्ड की बेस्ट डाइट है, इससे बेहतर कोई डाइट नहीं है। अगर आप ये डाइट खाएंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। कौन सी डाइट है? तो बड़ा वगैरह वगैरह की डाइट आ रहे हैं कि आप लो कार्ब डाइट, लो फैट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, कीटो डाइट, ये डाइट, वो डाइट, सब बकवास। आपको मैं वर्ल्ड की बेस्ट डाइट बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। जो डाइट पिछले हजारों सालों से आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके प्रांत में,
आपके राष्ट्र में खाई जा रही है वो बेस्ट डाइट। ऐसा क्यों? फिर से रिपीट करता हूँ जी। वो डाइट जो आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके प्रांत में, आपके राष्ट्र में पिछले हजारों सालों से खाई जा रही है, वो आपके लिए राइट डाइट है। तो ऐसा क्यों आपने पूछा, मैं कारण देता हूं आपको। उसका कारण ये है कि कोई भी आप डाइटरी चेंज करते हैं एकदम से, आपके पूरी बॉडी की केमिस्ट्री को उसे एकोमोडेट करने में कहीं कहीं साल लगते हैं। तो सालों से देखिए, जो लोग राइस ईटर्स हैं उनकी बॉडी ने राइस को अकोमोडेट कर लिया है। जैसे हमारे साउथ इंडियन भाई बहन या बंगाल के भाई बहन, वो राइस बेस्ड डाइट खाते हैं, उनकी बॉडी राइस को अकोमोडेट हो गई है। जो लोग गेहूं खाते हैं उनकी गेहूं को है। हमारे राजस्थान में भाई लोग हैं जो बाजरा खाते हैं, उनकी बॉडी बाजरा को अकोमोडेट हो गई है। तो ये एंजाइमेटिक प्रोसेस जो होती है, सेल सिग्नलिंग पैथवेज, मेटाबॉलिक पैथवेज, आपके न्यूक्लियस में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, आपके मैसेंजर आरएनएस जो प्रोटीन सिंथेसिस में जाकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या आपके माइटोकॉन्ड्रिया में इंफॉर्मेशन देती है, ये सारी जो इंट्रिकेट सिग्नलिंग सॉफ्टवेयर पूरा आपकी बॉडी का जो है, ये रिफाइन होता रहता है, रिफाइन होता रहता है, चेंज होता रहता है, एकोमोडेट करता है, अडेप्ट करता है, लर्न करता है थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन से आपके लिए क्या सही है वो बना देता है। आप उससे हटेंगे तो आप नुकसान पाएंगे। तो भाइयों, अब आपको मैंने पहली बार बताया है ये, और इस पर पूरा वीडियो बनेगा। यही बेस्ट डाइट है दुनिया की। अब देखिए, एक छोटी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई एक रशियन है बेचारा, है वो साइबेरिया में रहता है जी। कब दिन हुआ कब रात हुआ पता ही नहीं होती है वहां पर, तो है ना, और बर्फ ही बर्फ पड़ी रहती है। उसके पूर्वजों से पिछले 10,000 सालों से वो अपनी सारी जिंदगी आलू से निकाल रहे हैं। वो आलू ही उगा सकते हैं और कुछ उगता भी नहीं है। उसी आलू से वो बेचारे वोडका बना रहे हैं, और सारे वो पिताजी भी, दादा भी, बच्चे भी सब दबा के वोडका पी रहे हैं। वो तो 80-80 साल तक भी जी लेते हैं, 90 तक भी जी लेते हैं। अब वही आप चाइना बीजिंग में जाइए, आप किसी को वोडका दे दीजिए, आप बेचारा, उसने इतनी सी भी ड्रिंक पड़ेगा तो उसको लाल हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। तो क्या कारण है कि वो इतनी शराब पी करके हेल्दी हैं, और चाइना में वो एक घूंट भी पी ले बेचारे को रिएक्शन हो जाता है? क्योंकि उनकी हजारों सालों में उनके लिवर ने एकोमोडेशन करी। एक एंजाइम होता है लिवर में, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, उसकी एक्टिविटी जनरेशन पर जनरेशन पर जनरेशन पर जनरेशन रशियन ने बढ़ा ली। तो उसकी अल्कोहल को खत्म करने की कैपेसिटी बढ़ गई। चाइनीज के लोगों ने कभी दारू नहीं पी, शराब नहीं पी, तो उनके अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस जो है वो वीक रहता है। तो उनको अल्कोहल को डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं रही। तो इसी तरह आगे चल के हम दूसरा प्रिंसिपल बताते हैं अपनी। तो दूसरा प्रिंसिपल डाइट का क्या है? अपनी आवश्यकता और अपनी क्षमता को समझो। देखिए, अब आप कहेंगे हमारे दादा, आपने कहा जी पूर्वजों की डाइट, हमारे दादा तो मक्खन खाते थे, पराठा खाते थे, घी खाते थे, ठीक है, दूध पीते थे दिन में आधा किलो साहब, और आप कह रहे हो वो खाओ। देखिए, आवश्यकता और क्षमता। उनकी आवश्यकता थी, दादाजी 4 किलोमीटर पैदल चल के खेत जाते थे, हल जोतते थे, ठीक है, मेहनत का काम करते थे। वो 8-8, 10-10, 12-12 घंटे फिजिकल वर्क करते थे। हम कुर्सी पे बैठे रहते हैं, तो हमारी आवश्यकता नहीं है। उनकी क्षमता थी। क्षमता क्यों थी? क्योंकि वो बर्न कितना कर रहे हैं, तो उनकी जरूरत थी इस चीज की, और उनमें इसको पचाने की और खत्म करने की शक्ति थी। तो उनको इसका अधिकार था। तो मैंने पूर्वजों की डाइट अगर आप लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे जैसे स्पिरिचुअलिटी में भी कहते हैं अधिकारी बनो। इससे पहले कि आप स्क्रिप्चर्स पढ़ो, उसके कुछ प्रीरेक्विजिट्स होते हैं, अधिकारी बनिए आप। तो अधिकारी कैसे बनेंगे आप? अधिकारी ये बनेंगे कि अगर आप ज़्यादा कमाना चाह रहे हैं, ज़्यादा खाना चाह रहे हैं, तो ज़्यादा खर्च करना भी सीखिए। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, मेहनत मुशक्कत नहीं करते हैं, कैलोरीज बर्न नहीं करते हैं, तो आपको ज़्यादा कैलोरी खाने का अधिकार नहीं है। तो दूसरा प्रिंसिपल डाइट का मैंने बता दिया। आवश्यकता समझिए, क्षमता समझिए, उसके अनुसार खाइए। आप अगर डॉक्टर साहब मैं तो बहुत थोड़ा खाती हूँ, आप थोड़ा खा के भी अगर फैट हो रही हैं तो थोड़ा भी आपके लिए ज़्यादा है।
उसको कम करना, जैसे कई लोग कहते हैं कि 2 रोटी खाई और हम मोटे हो गए। मोटे हो गए। तो उसमें कुछ तो मैंने बताया, देखिए मनस्थिति और परिस्थिति का बताया मैंने आपको, वो साइको सोशल फैक्टर तो है, जेनेटिक फैक्टर भी है, लेकिन 90% लोगों के लिए ये सच है कि कैलोरी इन कैलोरी आउट, ठीक है। अगर खाई और अगर खर्ची नहीं तो जम गई। जम गई। तो खाओ अगर ज़्यादा तो खर्चो, खर्चोगे नहीं तो जमेगा, जमेगा। ये सीधा सीधा सिद्धांत है। तो दूसरा डाइट का मैंने आपको ये बता दिया, आवश्यकता समझो, क्षमता समझो, और बेस्ट डाइट आपकी जो जेनेटिकली डाइट। जी। तीसरा प्रिंसिपल क्या है कि मन को ये समझाना सोचिए कि एट द एंड ऑफ द डे ये ईंधन ही है, हाँ। ये ऊर्जा का सोर्स है। समस्त खाने की चीज़ जो आप डालते हैं, आप उसे स्वास्थ्य के लिए खाइए, स्वाद के लिए ना खाइए। इस जुबान को सिर्फ आप खुश रखना चाहते हैं, लिवर रो रहा है, पेट रो रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेंटोसिड डाले जा रहे हैं, एंटासिड डाले जा रहे हैं, इंडिजेशन होता जा रहा है, चिल्ला रहा है लिवर, करा रहा है लिवर आपका स्टमक, और आप कहते हो डॉक्टर एक पेंटोसिड दे देगा, दबा दिया। अरे भाई उसकी सुनो, उसकी उसकी वेदना सुनो, उसका रुदन सुनो, स्टमक क्यों रो रहा है। आप जो डाल रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है, वो बता रहा है, लेकिन टंग कहती है खाए जाओ, और फिर फैटी लिवर हो गया। तो स्वाद के लिए नहीं खाइए, स्वास्थ्य के लिए खाइए। तो ऐसा क्या है खाने में जो स्वास्थ्य के लिए है, ऐसा क्या है जो आप स्वाद में ज़्यादा खा जाते हैं। तो आप ही की डाइट में देखिए, मोटे मोटे तौर से डाइट में 10 कंपोनेंट मैं बताता हूँ होते हैं आपके। जी। तो 4 कंपोनेंट तो क्या है कि भैया आपका अनाज, हर आदमी किसी न किसी तरह का अनाज खाता है, चाहे वो राइस हो या शुगर ग्रेन हो, जैसे कि गेहूं हो या बाजरा हो। एक होता है आपका वेजिटेबल्स, एक होता है आपका लेग्यूम्स, दालें, वो एक फल होते हैं। इनको आप पकाने में, चलाने में कुछ करते हैं, वो क्या करते हैं, आप उसमें तेल डालते हैं, शुगर डालते हैं, नमक डालते हैं, मसाले डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा 3 चीज़ें आप और लेते हैं, कुछ उनको रिफाइन कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं, केमिकली आजकल बढ़ता जा रहा है, या कोई एनिमल फूड ले लेते हैं, जैसे कि डेयरी भी एनिमल फूड है, गाय से दूध आता है, या मीट ले लिया, अंडा ले लिया। तो 10 कंपोनेंट ही तो हुए ना खाने के। जी। अन्न, दाल, लेग्यूम जो प्रोटीन आती है, दाल, और फल और सब्जी 4, और ऑयल, सॉल्ट, शुगर, SOS 3, 7, और एनिमल डेयरी प्रोसेस्ड 3, 10। तो अगर आप होल ग्रेन, मोटा अनाज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी सब्जी, कम से कम तेल में, क्लोजेस्ट टू दी नेचुरल खाएंगे, फल खाएंगे, लेग्यूम्स, दालें और प्रोटीन्स खाएंगे, ये तो 4 जो हैं ये एसेंशियल बेस्ट हो गए। 3 सॉल्ट, ऑयल, शुगर, ये मैंने आपको बता दिया, ये प्रॉब्लम करते हैं आपकी बॉडी में, इनको कम करेंगे। और एनिमल डेयरी और दुग्ध पदार्थ कम करेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं साहब आप दूध, हम तो जनरेशन से दूध पीते आए हैं। हम जनरेशन से दूध पीते आए हैं, लेकिन हम जनरेशन से मेहनत मुशक्क़त भी करते आए हैं, जो इस जनरेशन में ख़त्म हो गई है। अब जो हमारे पास न्यू फाउंड प्रॉस्पेरिटी, जो नया पैसा आया है, उसमें हमें बैठने में ज़्यादा मज़ा आता है, चलने में मज़ा नहीं आता है। हम साइकिल नहीं चलाते हैं, हम जिम नहीं जाते हैं, हम दिन भर काम नहीं करते हैं, हम एलिवेटर्स लेते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो नई चीज़ आ गई है, जो गाड़ी, बिस्तर, सोफ़ा, इसमें हम, इसलिए हमने उस डाइट को जो हमारे पूर्वजों ने खाई, उसको खाने का अधिकार खो गए। उसके अधिकारी बनने के लिए ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो डाइट में ये चेंजेस हैं, मेनली इस पर डिटेल में बात करेंगे। जी, लेकिन सर इसमें अगर कोई इंसान अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदलता है और अपना खान पान बदलता है, कितना ट्राइग्लिसराइड खान पान और लाइफस्टाइल को चेंज करके गिरता है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी हम कहते हैं एक तरफ लाइफस्टाइल है, आपके जीवन पद्धति शैली को बदलें, और दवाइयाँ भी हैं। दवाइयाँ भी है। ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए भी लाइफस्टाइल है, और दवाइयाँ भी है। पर एक बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये है कि एवरेज, मैं नहीं कह रहा हूँ हर पर्सन में, एवरेज अगर सारे ट्रायल्स आप ले लें लाइफस्टाइल के, और सारे ट्रायल्स ले लें आप ड्रग्स के, और उसका एक एनालिसिस करें जो हमने किया, तो ये तथ्य सामने आता है
कि लाइफस्टाइल में चेंज करने से ट्राइग्लिसराइड 50% गिर जाते हैं। मतलब अगर मैं अपना खान पान चेंज कर लूं और प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंज करूं, एक्सरसाइज करूं, अच्छे से खाऊं, तो 50% तक ट्राइग्लिसराइड मेरा नेचुरली गिर सकता है बिना किसी दवाई के। हाँ, लाइफस्टाइल में आप कहते हैं डैश। जी आपने डाइट, जैसे हमने कहा 10 प्रिंसिपल्स डाइट जी। के, वो ठीक कर ली, एक्टिव हो गए आप, ठीक है, हम कहते हैं आपने कर ली। एस फॉर, चारों एस आपने ऑप्टिमाइज कर ली, स्ट्रेस, स्लीप, सोशल इंटरेक्शन, स्पिरिचुअलिटी। जी वो एच में हमने कहा हैबिट्स आपने Habits। ऑप्टिमाइज कर ली, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब कर ली, जी ठीक है। तो 50% से ज़्यादा भी आप ट्राइग्लिसराइड गिरा सकते हैं। गिरा सकते हैं। लेकिन सर दवाइयों से कितना गिरेगा फिर? सारी दवाइयाँ जो ट्राइग्लिसराइड बनाने की गिरी हैं वो 25% की सीलिंग है, चाहे वो फाइब्रेट हो, चाहे वो इकोसापेंटोइक एसिड हो, चाहे वो नाइसिनामाइड हो, ठीक है। ये सारी जो दवाइयाँ बनी हैं ट्राइग्लिसराइड्स की, पहले जेमफाइब्रोजिल थी तो वो तो विड्रॉ हो गई, सारी दवाइयों में 25% की सीलिंग है। तो दवाई से 25% गिरता है, लाइफस्टाइल से 50% गिरता है, चॉइस इज योर्स। मतलब 50% ट्राइग्लिसराइड लाइफस्टाइल और खान पान से कम कर सकते हैं और 25% हम दवाइयों से ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकते हैं। लेकिन सर किस इंसान को ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए दवाई खानी चाहिए और किस इंसान को डाइट चेंज करनी चाहिए? हाँ, और किस कंडीशन में? तो इससे पहले मैंने कहा था ना कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कंपैरिजन कर हाँ रहे जी। थे, तो 50% लाइफस्टाइल से ट्राइग्लिसराइड गिरता है, जी। वो 25% दवाइयों से गिरता है। कोलेस्ट्रॉल में उल्टा है, हाँ जी। लाइफस्टाइल से कोलेस्ट्रॉल 25% गिरता है, और दवाई से 50। 50 से 75 भी गिर जाता है। जी। अब जो नई दवाइयाँ आ गई हैं वो 75 से 80 तक भी गिरा देती हैं। लेकिन आपने कोलेस्ट्रॉल में भी बताया था कि किस इंसान को कब दवाई खानी है, कब डाइट चेंज करनी है, तो ट्राइग्लिसराइड में क्या है कि कब खाएं दवाई और कब करें डाइट चेंज? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो क्योंकि एक चीज हमने वो डिस्कस नहीं करी है जी। कि ट्राइग्लिसराइड लेवल नॉर्मल क्या होते हैं, रिपोर्ट हाँ कैसे जी। देखें। तो जैसे हमने कोलेस्ट्रॉल में किया था वो हमें करना चाहिए। तो देखिए, जब आप अपना कोलेस्ट्रॉल कराते हैं तो आप फास्टिंग, ट्राइग्लिसराइड्स तो फास्टिंग कराते हैं। अगर फास्टिंग नहीं कराएंगे तो लेवल थोड़ा हाई आता है। हाई आता है। तो उस रिपोर्ट में आप देखते हैं तो उसमें एक नंबर लिखा होता है, इतने मिलीग्राम पर DL पर डेसीलीटर। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 150 से नीचे है, सॉरी ट्राइग्लिसराइड, आपका अगर ट्राइग्लिसराइड 150 से नीचे है तो वो नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड। आपका जो 150 से 199 है, क्लोज टू 200, ये बॉर्डर लाइन हाई कहते हैं हम इसको। जो आपका 200 से लेकर के 499 तक है, इसको हम हाई ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। और जो 500 एंड ऊपर है उसको हम वेरी हाई ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। तो ऐसे रिपोर्ट देखी जाती है। तो नॉर्मल 150 का मैंने, लेकिन अगर आपको हार्ट डिजीज हो गई है, स्टेंट डला है, हार्ट अटैक हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, तो अब आपका नॉर्मल 100 से नीचे हो गया। आप जैसे मैंने कोलेस्ट्रॉल में कहा था ना, अगर आपको डिजीज एंटिटी हो गई तो आपका नॉर्मल अब 100 से नीचे होना चाहिए जी। तो ये तो इसके लेवल्स हो गए जी। जो आपको अचीव करने हैं। तो जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, मैंने कहा जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल की तरह, वो भी हार्ट अटैक करता है, स्ट्रोक करता है, ये सारी प्रॉब्लम करता है, फैटी लिवर करता है, डायबिटीज को प्रेडिस्पोज करता है, डायबिटीज से बढ़ता भी है। इसके अलावा अगर ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो जाके पेंक्रियाज को भी अटैक करता है। जैसे कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड होता है, उनको पेंक्रियाटाइटिस होने लगती है। अच्छा। उनका पेंक्रियाज इन्फ्लेम होता है, बार बार पेंक्रियाटाइटिस से पेंक्रियाज डैमेज हो जाता है, उनको डायबिटीज हो जाती है। तो 500 से ऊपर चला जाता है तो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का भी रिस्क हो जाता है। और पेनक्रियाज में बहुत पेन होने लगता है। हाँ, अब हमने कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जिनमें जेनेटिक टाइप 4 हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं, हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया, प्रीडिस्पोजिशन है जेनेटिक, उनमें एंजाइमेटिक डेफिशिएंसीज होती हैं उनके लिवर के एंजाइम्स में, तो उनका 1000 भी हो जाता है, 2000 भी हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में फिर आपको दोनों करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल भी करनी पड़ेगी, दवा भी लेनी पड़ेगी। अगर कोई इनिशियल स्टेज में है, किसी का पहली बार ही बढ़ा है, 150 है, 200 है, 250 है, तो वो डाइट से कर सकता है? बिल्कुल, पहले हमेशा आपको, अगर हजारों में है तो नहीं, तो अब हम दवा भी देते हैं लाइफस्टाइल। मतलब अगर वेरी हाई है, हाँ, 300 400 है, 250 है, 450 है, 500 है, हाँ पहले लाइफस्टाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर 1000 2000 2500 है तो हमें मालूम है कि वो लाइफस्टाइल से
50% गिरेगा तो भी 1000 रह जाएगा, जी, तो दवा भी देनी पड़ेगी। दवा देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसा आपने बताया कि जेनेटिक भी होता है कई बार, ये अगर किसी के पेरेंट्स को ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम है और उनके ट्राइग्लिसराइड बहुत बड़े रहते हैं, तो क्या उनके बच्चों में ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है? 2 कारण है उसके, एक तो जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन मैंने कहा, जी, दूसरा एक फेमिलियल प्रिडिस्पोजिशन, एक शब्द भी हम यूज करते हैं, क्योंकि देखिए जब आप पैदा होने से लेकर के 20 साल तक तो माँ बाप के साथ ही हैं। जी, तो अगर माँ बाप की लाइफस्टाइल है कि वो कभी हिलते नहीं, माँ बाप की लाइफस्टाइल है कि वो खूब खाते हैं, तो वही आप भी कर रहे हैं, तो उससे भी आपका प्रिडिस्पोजिशन हो जाता है। जी, ये इसे कहते हैं कि एनवायरमेंटल मिलियू, जहाँ आप पैदा हुए हैं, हाँ, आसपास का माहौल कैसा है। आसपास का माहौल। तो सर लास्ट क्वेश्चन ये है, ट्राइग्लिसराइड के बारे में आपने आज तक सबसे बड़ा मिथ क्या सुना है? हाँ, तो देखिए 3 मिथ हैं ट्राइग्लिसराइड, जी, ये बहुत जरूरी है जानना। हमारे पास मरीज आते हैं कि साहब ये तो हमें लगता ही नहीं है, देखिए हम बताइए, हम तो पतले हैं, जी, हम तो वेजिटेरियन हैं, हम्म, हम दारू नहीं पीते, हम्म, शराब नहीं पीते, तो हमें क्यों चिंता हो? तो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया, टोफी, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है, चाहे वो स्ट्रेस से हो रही है, एनवायरनमेंट से हो रही है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हो रही है, पुअर डाइटरी चॉइसेस से हो रही है, ठीक है, तो आपके बाहर अगर भले ही नजर में ना आए, बाहर पतले हो, अंदर आपका विसरल फैट है, आपके लिवर के चारों ओर फैट डिपॉजिट हो रहा है, पेंक्रियाज के चारों ओर फैट डिपॉजिट हो रहा है, इंटेस्टाइन के चारों ओर फैट डिपॉजिट हो रहा है, और ये फैट जो है इन्फ्लेमेशन करता है, सड़ता है, सड़ के इसमें से केमिकल निकलते हैं। मैंने कहा था ना, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा वगैरह वगैरह, ये सारी बॉडी में जाके सूजन करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, एंडोक्रीन्स को इफेक्ट करते हैं, आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन करते हैं, हार्ट अटैक स्ट्रोक का प्रेडिस्पोजिशन करते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप थिन हैं तो ज़रूरी नहीं हेल्थी हैं, वैसे ही अगर आप मोटे हैं तो ज़रूरी नहीं अनहेल्थी हैं, अनहेल्दी है। आपको चेक कराना चाहिए। तो ये पहली मिथ मिथ। है। दूसरी मिथ ये कि साहब हम तो अल्कोहल पीते नहीं, शराब पीते नहीं, आपने कहा। अभी देखिए, शराब से एक तो डायरेक्ट लिवर की मैंने बताया टॉक्सिसिटी है, जी, लिवर एंजाइम्स के इंटरफेयर करता है। इनडायरेक्ट क्या है कि जब आप अल्कोहल पीते हैं तो कैलोरीज भी ले रहे हैं, अल्कोहल भी कैलोरी है। एट द एंड ऑफ द डे C2H5OH is also a brother of C6H12O6. C6H12O6 is sugar. C2H5OH is alcohol. वही थोड़े बहुत मॉलिक्यूल आगे पीछे हो गए हैं, जी, पर कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों में है, दोनों में है, तो ये भी एक्स्ट्रा कैलोरीज देता है। इसके साथ ही आप एक्स्ट्रा कैलोरीज, इंडिया में अल्कोहल अलग तरीके से पी जाती है, साथ में और चीज़ें भी खाई जाती हैं, तो एक्स्ट्रा कैलोरीज आती हैं, जी, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आप अल्कोहल नहीं पीते, लेकिन आप दिन भर जूस पीते रहते हैं, बेवरेजेस पीते रहते हैं, तो उनसे भी तो आपको आ गया। जितनी भी बेवरेजेस हैं, कार्बोनेटेड स्वीटेंड बेवरेजेस बाजार में मिलती हैं, वो एक्स्ट्रा कैलोरी, एक्स्ट्रा शुगर है। तो आप अल्कोहल नहीं पी रहे हैं, लेकिन ये कार्बोनेटेड स्वीटेंड बेवरेजेस पी रहे हैं और जूसेस पी रहे हैं, तो बराबर में बात आ गई। अच्छा, तीसरी बात के हिसाब, हम तो वेजिटेरियन हैं, हम तो नॉनवेज खाते नहीं। तो देखिए, मैंने कोलेस्ट्रॉल के वीडियो में भी कहा था, इस पे भी कहा था कि कोलेस्ट्रॉल का सोर्स एनिमल, ट्राइग्लिसराइड्स का बड़ा सोर्स एनिमल, ठीक है। और एनिमल में डेयरी भी गाय से आती है, एनिमल है, गाय तो एनिमल है, इस एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो दूध में चर्बी है, चिकनाई है, और शुगर्स भी हैं दूध में, और दूध में आप मीठा भी डाल लेते हैं, तो आप पूरे शाकाहारी होकर के भी आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकते हैं। तो ये 3 मिथ से निकलिए। क्योंकि आप वेजिटेरियन है, जरूरी नहीं आप प्रोटेक्टेड है। क्योंकि आप अल्कोहल नहीं पीते, आप जूसेस पीते हैं, बेवरेजेस पीते हैं, तो आप प्रोटेक्टेड नहीं है। और तीसरा, अगर आप पतले हैं, आप बाहर से पतले हों, शायद अंदर पतले ना हो। यानी एक तो आप सिंपल खाना खा रहे हैं, लेकिन उसके फिजिकल वर्क भी नहीं कर रहे हैं, कि जो आपने कहा था ना, गाड़ी, सोफा और चेयर, बिस्तर, तो फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं तो भी और तेजी से फिर ये बढ़ता है। हाँ, तो इसलिए भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। कि आपने, जैसे आपके सामने बहुत वीडियोस बनाए हैं,
लास्ट टाइम कोलेस्ट्रॉल का बनाया था और अब ये ट्राइग्लिसराइड का वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ ट्राइग्लिसराइड के बारे में जो भी बातें आपने बताई है इसको लोग ध्यान से सुनेंगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि वो इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके और अपनी बॉडी को नेचुरली हेल्दी रख सके। क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि लाइफ स्टाइल और डाइट से हम 50% या 50% से भी ज्यादा ट्राइग्लिसराइड को गिरा सकते हैं, और किस कंडीशन में डाइट की जरूरत है और किन लोगों को दवाइयां लेने की जरूरत है। क्योंकि ज्यादातर लोग हमने देखा है ट्राइग्लिसराइड बढ़ा तो सीधा दवाई लेने भागते हैं, जबकि 150, 200 या 250 ट्राइग्लिसराइड वालों को दवाई की उतनी जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद लोगों को यह भी लगेगा कि हाँ, उनको कब और किस कंडीशन में दवाइयां लेनी चाहिए। और इसी तरह से जैसा आपने ट्राइग्लिसराइड के बारे में बताया, हम कोशिश करेंगे और भी हेल्थ इश्यूज को धीरे धीरे कवर करके लोगों को अवेयर कर सके। और लोगों को रहता है कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें, तो मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि सर की कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, जहां आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि पहले आप व्हाट्सएप पर ही अपनी डिटेल्स भेजिए, डायरेक्ट कॉल ना कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट कॉल को रिसीव करना हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है। और व्हाट्सएप पे करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। और अगर आपकी कोई और बीमारी है, कोई और हेल्थ इशू है जिसकी वीडियो आप चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सर के माध्यम से या अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से उन वीडियोस को बनाकर आपको हेल्थ की इंफॉर्मेशन दी जाए, ताकि फिट एंड फाइन रहकर आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद, धन्यवाद सर। अच्छा, एक चीज बोलना चाहूंगा जी। मैं हिमांशु जी, कुछ लोगों ने कंप्लेन करी है जी कि देखिए आप, एक प्रोसेस है, बहुत लोग कॉल करते हैं, तो प्रोसेस क्या है कि उस पर व्हाट्सएप नंबर पे आपने कॉल किया है, डिटेल भेजी है, तो मेरा पहले एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, उससे आप बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो है आपके डिटेल देता है, आपसे कहता है आप व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप करके वो मेरे जो है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर शशांक, उनके पास भेजता है, और एक और हमारे साथ डॉक्टर है जो उसको देखता है। वो सारी चीज़ को, आपके जितने भी डिटेल्स हैं उनको हमारे एक फॉर्मेट है उसमें वो डालता है। उसके बाद वो हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। तो ये एक्सपेक्ट करना कि आपने जैसे ही फ़ोन किया डॉक्टर शर्मा आपको फ़ोन पे मिलेंगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कॉल करते हैं। मेरा नंबर भी नहीं है आपके पास, मैं किसी को नंबर नहीं देता, ठीक है जी। तो जो नंबर आपने दिया है उस नंबर के थ्रू प्रोसेस से जाइए, नंबर को पहले कॉल करिए, उसके बाद अपने अपलोड करिए। सो यू विल गो थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, यू विल गो थ्रू द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, यू विल गो थ्रू अनदर फिजिशियन, एंड देन यू विल हैव कंसल्टेशन विद मी। तो ये 4 स्टेप का प्रोसेस है। तो ये ना उम्मीद करिए, कुछ लोग रात को 2 बजे फ़ोन बजा देते हैं कि हाँ डॉक्टर शर्मा से बात कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा है कि पहले आप व्हाट्सएप पे कर दीजिए, वो ज्यादा इजी आता है। और दूसरी बात मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं आपका डॉक्टर नहीं हूं, ट्रीटिंग डॉक्टर नहीं हूं। आप अपना फैमिली डॉक्टर, आपका जो एमडी डॉक्टर है, आपका जो डीएम डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, उन सबसे अच्छे संबंध रखिए, उनकी बातें मानिए। जो मैं आपको बताता हूं वो लाइफस्टाइल का, इसका उसके ऊपर बताता हूं। और हमेशा ये कहता हूं कि अपने डॉक्टर को बता दीजिएगा कि आप मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं किसी डॉक्टर के काम में इंटरफेयर नहीं करता, और मैं आपका डायरेक्ट डॉक्टर नहीं हूं। तो आपकी छाती में दर्द हो रहा है तो 911 कॉल करिए, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन डालिए, अस्पताल जाइए। मुझे कॉल ना करिए, क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा, आप मिल ही नहीं पाएंगे। तो ये प्लीज ध्यान तो रखिए। इसमें जो आपके पास में डॉक्टर है या जिससे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप उनको कांटेक्ट कीजिए, बिल्कुल। जिसको आपकी प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री स्टार्टिंग से पता है। बिल्कुल। और जो भी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ मेडिकेशन चेंजेस, मैं हमेशा कहता हूँ ये मेडिसिन ले लीजिए, ये उनसे बात कर लीजिए। तो हमको मिल करके, उनका भी जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, वो, मैं और आप, हम 3 लोग हैं इसमें। तो आपकी जो भी इमरजेंसी केयर है, रेगुलर केयर है, वो सब आपका डॉक्टर कर रहा है। कभी कभी जो हम सलाह देते हैं वो उसके ऊपर है। तो ऐसा ध्यान रखिएगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।